नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2025 जो कि जनवरी में प्रस्तावित है और उसके लिए आज से हमने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। YouTube पर बिल्कुल निःशुल्क आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान मॉडल पेपर प्रथम के बारे में, यानी साइकोलॉजी का ये पहला मॉडल पेपर है और सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला मॉडल पेपर है, 30 क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड 30 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि आपके एग्जाम में पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। विकल्प आपके हैं वजन, दृष्टि, बाल या दांत। ये आपके विकल्प है। तो आपको क्या करना है, गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करनी है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वजन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वजन बढ़ना एक गुणात्मक परिवर्तन है, बाकी जितने भी है तो ये मात्रात्मक है। तो जन्म से किशोरावस्था बालक के वजन या भार में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। सूक्ष्म गतिक कौशल का कौन सा उदाहरण है, फुदकना, चढ़ना, दौड़ना या लिखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूक्ष्म गतिक कौशल। तो साथियों, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, लिखना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। वस्तुओं को उठाना, पकड़ना, ये सारे जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षक को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। वर्णनात्मक, अंतःक्रियात्मक विधियाँ, भाषण विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं। शिक्षक को कौन सी शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक शिक्षक को अंतःक्रियात्मक विधियां जो है प्रयोग में लाना चाहिए, व्यवहार में लाना चाहिए, ताकि समस्याओं को सरलतापूर्वक जो है सुलझाया जा सके। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरटी 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। आरटी 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने को मजबूर करेगी। या केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। अनिवार्य शब्द का आरटी एक्ट जो 2009 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें अनिवार्य शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा कि उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है। कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है। तो साथियों, विकल्प आपके हैं पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, परंपरागत स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। तो डेस्क से पेंसिल ली और पकड़े जाने के डर से, सजा मिलने के डर से वापस रख दी, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षण एक प्रक्रिया है अनुदेशन देने की, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को छात्र के स्थानांतरण की, अधिगम की निर्देशित करने की, या शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। छठे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण एक शिक्षण अधिगम
का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। आपको पहले तो कमेंट करना है कि सूचना प्रक्रमण सिद्धांत किसने दिया, ये बताना है आपको। और इसमें चरण किस प्रकार से आते हैं। पहला प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीक्रम, पूर्व प्रक्रमण। अब ऑप्शन दे रखे हैं CDBA, BDCA, CADB या DCBA। 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के चरण किस प्रकार से होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले 1 नंबर पर आएगा पूर्व प्रक्रमण, ठीक है। दूसरे नंबर पर आएगा श्रेणीक्रम, तीसरे नंबर पर आएगा प्रतिक्रिया का चयन और चौथे नंबर पर आएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा DCBA। DCBA ऑप्शन नंबर 4 में है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण किया जाता है, फिर श्रेणीक्रम, फिर प्रतिक्रिया का चयन किया जाता है और उसके बाद में प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, विकास डैश 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 से डैश 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 की ओर बढ़ता है, यानी विकास का क्रम क्या है। सामान्य से विशिष्ट क्रम, साधारण से आसन क्रम, जटिल से कठिन क्रम, विशिष्ट से सामान्य। 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। विकास के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ध्यान रखना है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्रम में चलता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए, RTE 2009 लागू नहीं है बच्चे की नियमित उपस्थिति पर, निःशक्त बच्चे पर, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे पर। तो RT एक्ट 2009 है साथियों, यह आपके 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे पे है, तो 14 से 18 वाला इसमें गलत हो जाएगा, इस पर लागू नहीं है। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक ध्वनि की तीव्रता और तरीके में परिवर्तन करता है, सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, संबंध स्थापित करता है या व्याख्यान स्थल पर स्थितिक बना रहता है। व्याख्यान विधि के बारे में पूछा गया है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याख्यान देते समय सार्थक शारीरिक हाव भाव को भी समावेशित करता है। बी ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, तो बी विकल्प जो है प्रश्न संख्या 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है। आनुवांशिकता डैश 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 सामाजिक संरचना की जो है मानी जाती है। किसकी सामाजिक संरचना मानी जाती है ये बताना है। द्वितीयक मानी जाती है, गतिक मानी जाती है, प्राथमिक या स्थायिक। तो साथियों आनुवांशिकता एक स्थायिक सामाजिक संरचना मानी जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका, डी विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प, यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंशक्रम के कारण होती है। तीसरा है सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। चौथा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर देखने पर वे एक ही दिशा की ओर झुके जाते हैं। 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन कि व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको सभी विषयों के मिलेंगे। प्रश्न संख्या 13 की ओर। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। प्रेरणा, सीखना, चिंतन या स्मृति। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ये सीखना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है।
यानी विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास संयोगों का परिणाम है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, ये पूर्व कथनीय है। विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है, प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपको बताना है। तो साथियों, विकास का सिद्धांत विकास संयोगों का परिणाम है, ये नहीं होता है, तो गलत सिद्धांत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। बाकी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। विकास व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, विकास में अलग अलग व्यक्तियों का विकास अलग अलग हो सकता है, ये पूर्व कथनीय भी होता है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, बोर्ड परीक्षा द्वारा या गृह परीक्षा द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए आपके सिलेबस में भी बिल्कुल पूरा टॉपिक दे रखा है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसको अच्छे से पढ़ना है, इससे सवाल बनता ही बनता है। तो बच्चों का मूल्यांकन जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। 15वां प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। फ्राइड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने क्या बताया। पहला, कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। या कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। या पियाजे ने बताया कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा उन्होंने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पियाजे के सिद्धांत का जो नाम है वही है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो उन्होंने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक विकास के बदलाव के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 का। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है, समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, समुदाय के समर्थन पर, या शिक्षकों में अभिवर्तीगत परिवर्तन पर। तो साथियों, समन्वित शिक्षा की सफलता जो है शिक्षकों के अभिवर्तीगत परिवर्तन पर निर्भर करती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 17 का। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। किसी दिए गए प्रश्नों का एक सेट के लिए उत्तर करने की क्षमता सीखने का एक वैध परिणाम है। क्या आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, दृढ़ता से असहमत हैं, या बच्चे सवाल नहीं कर सकते हैं। तो 18वें का राइट आंसर क्या होगा कि प्रश्नों का एक सेट दिया गया है और उत्तर करने की क्षमता सीखने का एक वैध परिणाम माना जा सकता है। बिल्कुल सहमत हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा मेरे प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 18 का। सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपको परीक्षा तक इसी प्रकार से मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 19 पर आ चुके हैं कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने को अनुगमन करती है। अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, एड़ी से चोटी, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर क्या रहेगा कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न तो हो सकती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने को, पैटर्न को अनुगमन करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। विकास जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है, भले ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विकास की गति भिन्न हो, लेकिन वह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है। दूसरा विकल्प है एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक दक्षता प्राप्त करना। तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। चौथा है हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। उत्तर बाल्यावस्था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक दक्षता का प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। अध्यापन की पद्धति में के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन करें। पहला है सूचना प्रदान करने की एक कुशल विद्या है। कौन, व्याख्यान प्रणाली। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रणाली है।
पहला विकल्प केवल ए सही है, बी सही है, ए व बी दोनों सही है, ना ए सही है और ना बी सही है। तो ऑप्शन सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ए व बी दोनों सही है, ए व बी दोनों सही है। ये एक सूचना प्रदान करने की कुशल विद्या भी है और विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित भी करती है। इसकी भी एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। आनुवांशिकता सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये 2 बार आ चुका है। तो वहाँ पर उत्तर क्या था? स्थैतिक था। तो यहाँ पर स्थिर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, वंशानुक्रम या आनुवांशिकता जो है स्थिर पहलू माना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 23 आ चुका आपके सामने। श्रवण बाधित बच्चे को पढ़ने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है जो बच्चे सुन नहीं सकते? यंत्र विधि, सांकेतिक भाषा के द्वारा, ब्रेल लिपि या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? श्रवण बाधित बच्चे, जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनके लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 23 का। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था। सूझ द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, इसका अन्य नाम क्या है भाई? अंतर्दृष्टि सिद्धांत या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, वन मानुषों पर, कुत्ते पर या चूहों पर? कोहलर, कोपका, वर्दीमर का नाम आपने सुना था, सुना होगा। पुस्तक आई थी मेंटेलिटी ऑफ ऑप्स। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया और किस पर प्रयोग किया था? वन मानुषों पर। किस पर किया? वन मानुषों पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 26 इंपॉर्टेंट है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया या डाल्टन शिक्षण विधि किसने दी? जॉन डाल्टन ने, फ्रोबेल ने, हेलन पास्कट ने या किलपैट्रिक ने? 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो डाल्टन विधि जो है वो किसने दी है? डाल्टन विधि दी है साथियों किसने? हेलन पास्कट ने, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, मिस हेलन पास, पूरा नाम क्या है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए। निम्नलिखित में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय संश्लेषण विधि, प्रमेय सिद्ध करना, निबंध लिखना, भाषण देना और चित्र बनाना। चलिए प्रश्न संख्या 27, राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमेय सिद्ध करना, निबंध लिखना, भाषण देना या चित्र बनाना। चलिए यहाँ ऑप्शन रंग भरना कर देना, रंग भरना। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रंग भरना। ठीक है, मिसप्रिंट हो गए थे इसके ऑप्शन। अगला है व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है कौन? आनुवंशिकता और वातावरण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवंशिकता या केवल वातावरण। व्यक्तित्व विकास में ध्यान रखना है साथियों, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 28 का। 29वें प्रश्न की ओर चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से, मानसिक विकार से, व्यावहारिक विकार से, गणितीय विकार से। अधिगम की कठिनाइयाँ आपने पढ़ी होगी तो डिसलेक्सिया नाम सुना होगा। क्या नाम है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है साथियों वो पठन का एक विकार है। वाज को सा पढ़ता है, कोई विद्यार्थी वाज को सा पढ़ता है, इस प्रकार का विकार पठन विकार होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा डिसलेक्सिया का। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की,
कुछ सहायता की या किसी सहायता की नहीं। मंद गति से पढ़ने वाले बालक को किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विशेष सहायता की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थे आज के मॉडल पेपर नंबर 1 मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी प्रकार के हर विषय के मॉडल पेपर आपको, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, गणित, विज्ञान, सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आज का है पहला वीडियो, लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।